अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। मैं हूँ रियाज अहमद। आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट से संबंधित खबरें। जी हाँ दोस्तों, इसराइल की सेना ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल की सेना ने मिलकर ईरान के खिलाफ हमला किया है। जवाब में ईरान की ओर से 125 से अधिक मिसाइलें दागे जाने की खबरें आई। ईरान की सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि इस इलाके में अमेरिका के सभी जमीनी, समुद्री और हवाई ठिकाने ईरान के लिए टारगेट बन गए हैं। इस बयान के कुछ ही देर बाद खबर आई कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर हमले हो रहे हैं। ईरान के आरजीसी ने कहा कि उसने खाड़ी के इलाकों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। बहरीन, कुवैत, संयुक्त ईरान ने कहा है कि युद्ध इजराइल और अमेरिका ने शुरू किया है, लेकिन खत्म ईरान करेगा। ये बयान हो सकता है, लेकिन क्या ईरान के पास इतनी क्षमता बची है? इतनी मिसाइलें हैं? क्या चीन और रूस ईरान की मदद के लिए आगे आएंगे, या हमेशा की तरह कहीं चीन पीछे तो नहीं रह जाएगा? जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अंतिम युद्ध की हुंकार भरी है, क्या ईरान इन दो देशों की ताकतों का मुकाबला अपने दम पर कर पाएगा? क्या ये लड़ाई इस बार ईरान को खत्म कर देने की है? क्योंकि अरब देश इजराइल के आगे सर झुका कर खड़े हैं और इस भरोसे में है कि इजराइल उन तक नहीं पहुंचेगा और अपनी लड़ाई ईरान के बाद रोक देगा। ईरान ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर भी हमला किया। इसके जवाब में सऊदी अरब ने ऐलान किया कि वे ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका की हर तरह से सहायता करने को तैयार है। इसका मतलब है अरब देश अमेरिका के साथ ईरान के खिलाफ युद्ध में उतरने का मौका देख रहा है। ईरान के भीतर समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन क्या यही रास्ता बचा है कि बिना ठोस वजह के किसी देश पर बमबारी शुरू कर दें? अगर ईरान में लोकतंत्र नहीं है तो क्या ट्रंप और नेतन्याहू अपना फैसला लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से ले रहे हैं? क्या पारदर्शिता के साथ ले रहे हैं? ट्रंप और नेतन्याहू की लाई हुई तबाही दुनिया के हर हिस्से में पहुंचने वाली है। बस उस काम को कभी ट्रंप तो कभी और कोई नेता अपने देश में पूरा कर रहा होगा। ट्रंप ने कहा है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है और यही करना उनका उद्देश्य है। एक साल के भीतर ईरान पर यह दूसरा हमला है। पिछले साल जून में इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। उस हमले में अमेरिका को कूदना पड़ा। 12 दिनों तक युद्ध चला। उस युद्ध में ईरान ने इजराइल के आयरन डोम के मिथक को ध्वस्त कर दिया। तमाम दावों के बीच इजराइल को नुकसान तो पहुंचा दिया। अंत में अमेरिका B-2 बॉम्बर लेकर आया और परमाणु ठिकानों को नष्ट करने के नाम पर युद्ध खत्म किया। जून के हमले के बाद दावा किया गया था कि ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट कर दिया गया, लेकिन तब इस बार हमला क्यों हुआ? किसी को समझ नहीं आ रहा है। क्या सत्ता परिवर्तन के लिए किसी देश पर बमबारी की जा सकती है? खुद अमेरिका के अखबारों में एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ईरान पर हमले की वजह साफ नहीं, इसलिए ट्रंप हमला करने में समय ले रहे हैं। इजराइल की सेना IDF का बयान है कि इस हमले के लिए अमेरिका और इजराइल दोनों महीनों से तैयारी कर रहे थे। 28 फरवरी को पश्चिमी और पूर्वी तेहरान और तेहरान के मेहरबाबाद एयरपोर्ट पर हमला हुआ। खबर आई कि ईरान के खुफिया मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय पर हमला किया गया। हमले के 1 घंटे के भीतर कौम, खुर्रामाबाद, इस्फहान और तबरीज से हमले की खबरें आने लगी। सूत्रों के हवाले से जानकारी आई कि सुप्रीम लीडर 86 वर्षीय आयतुल्लाह खामनेई को सुरक्षित जगह पहुंचा दिया गया है। खबरें आई कि ईरान के रक्षा मंत्री और सेना अध्यक्ष की हत्या कर दी गई, लेकिन बाद में खबर झूठी निकली। हमले के 2-2.5 घंटे बाद इजराइल की सेना ने अपने ट्वीट हैंडल पर जानकारी दी कि ईरान ने इजराइल की ओर मिसाइल से हमला कर दिया है। हमले को रोकने के लिए डिफेंसिव सिस्टम तैनात किए गए हैं। ये हमला रमजान के महीने में हुआ। आपको याद होगा जब गजा पर बमबारी चल रही थी। मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पेश हुआ कि रमजान के महीने भर के लिए युद्ध विराम किया जाए। उस प्रस्ताव के खिलाफ केवल 14 वोट पड़े और अमेरिका ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। कई बार लगता है कि ईरान और गजा पर हमले की स्क्रिप्ट बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। हम और आप बस उसके हिसाब से हमला देख रहे हैं। इजराइल कहता भी है कि इसकी तैयारी बहुत पहले से की गई थी। साफ है कि दोनों देश किसी भी तरह से ईरान पर हमला करना चाहते हैं, ईरान को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। अमेरिका और इजराइल बेलगाम हो गए हैं, जहां चाहते हमला करते हैं। बाकी दुनिया तमाशा देखती है, कभी तालियां बजाती, कभी कहने के लिए निंदा कर देती है, तो कभी इन्हीं दोनों देशों के साथ खड़ी रहती है। इसकी शुरुआत गजा से हुई, लेबनान, सीरिया, यमन से होते हुए ईरान पहुंची। लेकिन आप नहीं कह सकते कि ईरान के बाद ये खत्म हो जाएगी। इसके बाद अरब देशों की भी बारी आएगी।
दुनिया में जो भी हो रहा है उसे सभी को समझने की जरूरत है। इसकी शुरुआत गजा से हुई, लेबनान, सीरिया, यमन से होते हुए ईरान पहुंची, लेकिन आप नहीं कह सकते कि ईरान के बाद ये खत्म हो जाएगी। इसके बाद अरब देशों की भी बारी आएगी। दुनिया में जो भी हो रहा है उसे सभी को समझने की जरूरत है। कुल मिलाकर आधे दर्जन से भी कम नेता हैं जो आप सभी की जिंदगी मनमाने तरीके से नष्ट कर रहे हैं। आपको इसलिए भी समझना चाहिए कि अगर दुनिया में कानून की बनाई व्यवस्था नहीं बचेगी तो आपके पंचायत या मोहल्ले में भी कोई व्यवस्था नहीं बचेगी। अगर दुनिया ने कानून और व्यवस्था के रास्ते चलना छोड़ दिया तो आप आम लोगों की जिंदगी किसी भी देश में मुश्किल से और बदतर हो जाएगी। इस हमले की कीमत आप भी चुका रहे हैं। अमेरिका के हमले के जवाब में ईरान ने हॉर्मुज को तबाह करने की चेतावनी दी। अगर ऐसा हुआ तो तेल की सप्लाई पर असर पड़ेगा। इसकी कीमत वे लोग भी चुकाएंगे जिनका इस युद्ध से कोई संबंध नहीं है। हम और आप इस वीडियो के जरिए केवल युद्ध नहीं देख रहे बल्कि ये भी देख रहे हैं कि कैसे इजराइल और अमेरिका को कोई नहीं रोक पा रहा। वर्ल्ड ऑफ पीस जैसी फर्जी संस्था बनाने वाले नेताओं से दुनिया में शांति नहीं आएगी। वो एक दरबार है जहां राजा के सामने सारे देशों के नेता दरबारी की तरह पेश हो रहे हैं। अमेरिका के लिए आतंक या परमाणु हथियार सिर्फ शब्द भर है जिनके नाम पर वो हमला करता है और युद्ध का खेल रचता है। कोई तर्क नहीं, कोई सबूत नहीं, तो आतंक का नाम दे दो और ईरान पर हमला कर दो। कई बार लगता है कि अमेरिका और इजराइल की मेहरबानी है कि दोनों ने नक्शे पर किसी और देश के ऊपर अपनी उंगली नहीं रखी और उसे अपना गुलाम घोषित नहीं किया। अभी तक ये अपने पड़ोस में ही उत्पाद मचा रहे हैं। जो लोग गजा पर इजराइल की बमबारी को हमास के हमले के बदले सही ठहराते थे, आज उन लोगों से पूछिए, उनके पास भी जवाब नहीं होगा। इसलिए याद रखें, ये देश आतंकवाद से नहीं लड़ रहा है, लोकतंत्र के लिए नहीं लड़ रहे, बल्कि आतंक और लोकतंत्र के नाम पर ही मुल्कों को कुचल रहे हैं। इजराइल जो भी चाहता है दुनिया उसी के हिसाब से चलती है। अमेरिका में भी कई लोग कह रहे हैं कि ईरान पर हमला अमेरिका की मर्जी से नहीं, इजराइल की मर्जी से किया गया। ईरान के दोनों और अमेरिका ने अपने नौसैनिक बेड़े तैनात कर दिए हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन और जेराल्ड फोर्ड को ईरान के करीब तैनात किया गया है। यह अमेरिका का अब तक का सबसे और महंगा युद्धपोत है। इसे इजराइल के हाइफा शहर के करीब तैनात किया गया है। दूसरी तरफ अरब सागर में अब्राहम लिंकन नाम से के युद्धपोत को तैनात किया गया है। 20 से 30 हजार सैनिक ईरान को घेरने के लिए भेजे गए हैं। ये तैनाती इसलिए की गई है ताकि अगर ईरान इजराइल पर मिसाइल दागे तब उन्हें बीच हवा में ही मार गिराया जा सके। अब अगर ईरान हाइफा या तेल अवीव पर हमला करेगा तो जेराल्ड आर फोर्ड युद्धपोत उसे पहले ही नष्ट कर देगा। बिना इसे पार किए ईरान की मिसाइलें इजराइल नहीं पहुंच पाएंगी। अब जब भी ईरान मिसाइलें दागेगा वो अमेरिका से पहले टकराएगा, जिसके कारण युद्ध और बड़ा हो जाएगा। अमेरिका ने 13 अरब डॉलर के युद्धपोत को यही सोचकर तैनात किया है कि ईरान पहले अमेरिका से भिड़े और इजराइल को पिछली बार की तरह नुकसान न हो। फोर्ड की तैनाती हाइफा में इसलिए की गई ताकि अमेरिका को बहाना मिल सके कि उससे पोत पर हमला हुआ। हालांकि हमला करने के लिए उसे इन सब बातों की कोई जरूरत नहीं। हमले को लेकर ट्रम्प जो भी कहें उसका कोई मतलब नहीं। टैरिफ के मामले में दुनिया ने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने उनके टैरिफ को अवैध घोषित किया, फिर भी ट्रम्प ने परवाह नहीं की। उस ट्रम्प की किसी भी दलील को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत नहीं समझा जा सकता। अमेरिका का कूटनीतिक प्रक्रिया में अब कोई विश्वास नहीं है। बातचीत शुरू करता है और बीच में युद्ध शुरू कर देता है। ट्रम्प कह रहे हैं कि बातचीत इसलिए कर रहे थे क्योंकि शांति को मौका दे रहे थे। हमले के कुछ मिनटों बाद 8 मिनट का बयान जारी करते हुए ट्रम्प ने स्वीकार किया कि इस हमले को अमेरिकी सेना ने लॉन्च किया। ट्रम्प कहते हैं कि हमारा उद्देश्य ईरान के रिजीम यानी सत्ता में बैठे खतरों को खत्म कर अमेरिका के लोगों की रक्षा करना है। ट्रम्प कह रहे हैं कि ईरान हमला कर सकता है, इसे देखते हुए हमारे हमले का मकसद अपने लोगों को बचाना है। ईरान ने चुनौती दी थी कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो वो भी इलाके में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को भारी नुकसान पहुंचाएगा। बहरीन में नौसेना के मुख्यालय पर ईरान ने हमला किया। ट्रम्प ने कहा कि ईरान की पुलिस और रिवोल्यूशनरी गार्ड अपने हथियार रख दे,
वे ईरान के लोगों से कह रहे हैं ये आपके लिए आजादी का क्षण है, अपने घरों में रहे, हर जगह बम गिरने वाला है, जब हमारा काम पूरा होगा तब सत्ता पर कब्जा कर लीजिए, आने वाली कई पीढ़ियों तक आपको इसके अलावा मौका नहीं मिलेगा। ट्रंप कह रहे हैं कि उन्हें पता है कि युद्ध होगा तो अमेरिका के बहादुर नौजवान मारे जाएंगे, लेकिन हम ये भविष्य के लिए कर रहे हैं। हमले के बीच ट्रंप को सुना जाना चाहिए, क्योंकि जिस भाषा का वे इस्तेमाल कर रहे हैं उसी भाषा के इस्तेमाल से दुनिया के अलग अलग देशों में आम जनता की बलि दी जाएगी। ट्रंप किस भविष्य के लिए अपने जवानों को युद्ध में झोंक रहे हैं ये किसी को नहीं पता। उनका ये बयान बता रहा है कि उनके पास ईरान पर हमले की कोई ठोस वजह नहीं है। ऐसी कोई वजह नहीं है जिससे आज ही हमला किया जाए। पिछले साल जून में परमाणु ठिकानों के नाम पर हमला हुआ, कहने लगे ठिकाने नष्ट कर दिए, हमला सफल रहा, तो फिर इस बार क्यों? ट्रंप ईरान को आतंक का सरगना बता रहे हैं। ईरान ने आज तक परमाणु हथियार नहीं बनाया। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने ईरान के ठिकानों की जांच की और कहा भी कि ईरान ने परमाणु हथियार नहीं बनाया, लेकिन फिर भी उसी नाम पर एक साल के भीतर दोबारा हमला हुआ। हमले के कुछ घंटे पहले ओमान के विदेश मंत्री मीडिया से बात कर रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे कि ईरान भविष्य में यूरेनियम को संवर्धित नहीं करेगा, बिना एनरिच किए परमाणु हथियार नहीं बनाए जा सकते। ओमान ही अमेरिका के साथ बातचीत की मध्यस्थता कर रहा है और इस बयान के तुरंत बाद अमेरिका ईरान पर हमला कर देता है। एक दिन पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बयान दिया था कि अमेरिका के साथ ज्यादातर मसलों पर सहमति बन चुकी है, बातचीत में अच्छी प्रगति हो रही है और परमाणु प्रतिबंधों को हटाने के लिए बातचीत जारी है। तब भी ट्रंप ने हमला किया। ईरान और अमेरिका के बीच स्विट्जरलैंड में बातचीत चल रही थी, इसलिए कहा जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने हमला करना चाहा और कर दिया। कारण कोई रोल नहीं है। ट्रंप के पुराने बयान वायरल हो रहे हैं, जब वो कहा करते थे कि ईरान के खिलाफ युद्ध नहीं छेड़ेंगे। अपने चुनावी कैंपेन में युद्ध खत्म करने और नए युद्धों में न कूदने का वादा करने वाले ट्रंप इन पुराने ट्वीट से शर्माने वाले नहीं हैं। 22 अक्टूबर 2012 का ट्रंप का ट्वीट दिख, वे कह रहे हैं कि ओबामा को खुद को जिताने के लिए ईरान कार्ड मत खेलने दीजिए। इस ट्वीट के ठीक ऊपर 28 फरवरी का ट्वीट है, अमेरिका के रक्षा विभाग का ट्वीट है, जिसे उनकी प्रेस सचिव ने रिट्वीट किया है। उसमें सिर्फ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लिखा है। फ्यूरी यानी आवेश, आक्रोश, रोष। अमेरिका में ट्रंप के इस फैसले की निंदा हो रही है। पत्रकार मेहदी हसन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को तीसरी बार महाभियोग झेलना चाहिए। उन्होंने जो किया वो अमेरिकी संविधान और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत गैर कानूनी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने संपादकीय में लिखा है कि 2024 के कैंपेन में ट्रंप ने वादा किया था कि वे युद्ध खत्म करेंगे, लेकिन पिछले एक साल में उन्होंने 7 देशों पर सैन्य कार्रवाई की है। सैन्य हस्तक्षेप की उनकी भूख खत्म नहीं हो रही है। ईरान की ओर से बड़े जवाबी हमले हो सकते हैं। ट्रंप ने कांग्रेस को इस हमले की जानकारी नहीं दी, जबकि युद्ध की घोषणा करने की शक्ति कांग्रेस के पास है। जून में ट्रंप ने कहा था ये परमाणु ठिकाने नष्ट कर दिए, लेकिन आज का हमला बता रहा है कि वे सच बोलने के फर्ज से कितनी आसानी से बच सकते हैं। अमेरिका के मीडिया को देखिए, वहां कितनी बहस और आलोचना हो रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा था कि फलस्तीन का सवाल पूरी दुनिया के नैतिकता के लिए इम्तिहान है। फलस्तीन पर चुप्पी ने अंतरराष्ट्रीय कानून को नष्ट कर दिया, गजा को नष्ट किया गया, नरसंहार की छूट दी गई ताकि इजराइल को एक बार छूट मिल जाए तो वो पड़ोस के देशों में भी ऐसी तबाही मचाता रहे। इजराइल को सैन्य विस्तार की खुली छूट मिल गई है, लेकिन दूसरे देश अपनी सुरक्षा के उपाय करें तो उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इजराइल वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WMD बना सकता है, लेकिन कोई और देश वैज्ञानिक तरक्की करे तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। पूरे इलाके को ताकत के दम पर बदला जा रहा है। एक आदमी को कानून से ऊपर उठकर खुली छूट मिल गई, इससे शांति नहीं आई। ट्रंप ने जब वेनेजुएला पर हमला किया तब यूरोप चुप रहा, लेकिन जैसे ग्रीनलैंड को हथियाने का ऐलान किया यूरोप को संप्रभुता याद आने लगी। क्यूबा का हाल देखिए, कैसी घेराबंदी की गई, वहां दवा, पानी, बिजली की किल्लत है।
ट्रंप दुनिया को अलग अलग तरह की तबाही में झोंक रहे हैं। ईरान को तबाह करने का इरादा इजराइल का है और वो आज का नहीं है। इस बार का हमला बता रहा है कि कोई कारण नहीं भी है तब भी हमला होगा और बाकी देश तमाशा देखेंगे। अगर आप किसी तरह से समझ रहे हैं कि मनमानी करने वाले इन दो देशों से दोस्ती कर आपके देश में समृद्धि आएगी, तकनीक आएगी, रक्षा उपकरण आएंगे और खेती लहलाई जाएगी, तो आप भ्रम में हैं और आपके लिए आज की दुनिया कितनी खतरनाक होती जा रही है सोचने वाली बात है।